आइए हम लोग आज पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, क्लास 12 फिजिक्स का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो आइए देखते हैं J5 प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में इसका हेडिंग देता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय ए सोर्स टू मेंटेन ए करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि एक ऐसा सोर्स जो क्या करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स होता है, ठीक है, तो सोर्स क्या करता है? वर्क करता है। तो वर्क डन बाय ए सोर्स टू मेंटेन an electric current in an electric circuit called electric energy। इसको दिए हैं सबसे पहले जूल्स साहब थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इसको फाइंड आउट किए थे, एक रूल दिए थे और एक फार्मूला फाइंड आउट किए हैं एक्सपेरिमेंट से। तो वो कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वो एक्सपेरिमेंट किए हैं, बताते हैं वो एक्सपेरिमेंट के बारे में भी। तो ये हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहां पर बात आती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। जैसे कहीं पर देखता हूं ना, बल्ब कहता है कितना वाट का है, ये हीटर इतना वाट का है, पंखा इतना वाट का, या एक्चुअली है क्या? उसका पावर है। तो पावर को डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कैसे करेंगे? उसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें कब कोशिश करेंगे घर में जो बिजली बिल आते हैं आपके घर में, तो कैसे पता करेगा कि कितना यूनिट खपत हुआ। तो किलोवाट आवर के टर्म में उसका यूनिट होता है, एक यूनिट। तो कभी कभी पूछता है कि किलोवाट आवर किसका यूनिट है, पावर का है या एनर्जी का है या किसी और का है। तो सारा चीज हम लोग इसमें आज क्लास में है ना, आज का जो वीडियो आप देख रहे हैं या जो क्लास में आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो सारा चीज हम लोग इसमें जानेंगे आज डिटेल्स के बाद डिटेल्स में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या जनरल कंपटीशन में कहीं भी इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, किसी न किसी फॉर्म में पूछता है, जरूर पूछता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको पूरे वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा आपका। तो पूरे अंत तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। और अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगे, पसंद आ जाएगा तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और अगर लोगों को चाहते हैं कि किसी दूसरे को हेल्प हो जाए, अगर आपको जरूरत अभी नहीं है, तो आप किसी दूसरे को या अपने फ्रेंड्स को आप मदद भी कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और इस तरह के आपको टॉपिक मिलते रहेगा, फिजिक्स का 11th का, 12th का फिजिक्स का, या मैथ साइंस, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक जो आपको इसमें इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को। और सीधे आते हैं टॉपिक पर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग डिफाइंड किए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफाइंड एज वर्क डन बाय ए सोर्स टू मेंटेन एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। फ्रॉम जूल्स लॉ, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी अंडरस्टैंड एज द हीट एनर्जी। जूल्स लॉ जो के अनुसार जो है
इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या में डिफाइन किया गया, समझा गया, हीट एनर्जी के रूप में क्या किया गया। ठीक है, तो जो जूल साहब जो दिए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जूल साहब एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट जब किए तो इन्होंने देखा एक्चुअली ये जो एनर्जी है उन्होंने जूल साहब सबसे पहले कौन दिए थे, जूल साहब। जूल साहब देखे कि होता क्या है कि जनरली कोई कंडक्टर होता है तो कंडक्टर का सभी का मैटर का नेचर अलग अलग होता है। तो जब इसमें हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ देते हैं, एसी या डीसी, हम लोग इस चैप्टर में हम लोग डीसी बात करेंगे। जैसे ही देते हैं तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी मोबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, टकराना बढ़ जाता है, कोलिजन इसका बढ़ जाता है आपस में। तो उस जब जैसे ही हम यहाँ पर सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई करते हैं, यानी जैसे ही की को ऑन करते हैं, यानी सर्किट जैसे ही क्लोज करते हैं तो इसमें मूवमेंट क्या जाता है, बढ़ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराना क्या कर जाता है, बढ़ जाता है उसका। यानी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही अप्लाई करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाता है। एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने से इलेक्ट्रॉन में मोशन आ जाता है। मोबिलिटी तो होते ही है पहले से, लेकिन उसकी मोबिलिटी और बढ़ जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। तो जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा हीट एनर्जी होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी के इक्वल होता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जूल साहब एक्सपेरिमेंट किए तो इन्होंने देखा कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई रेजिस्टर है, कंडक्टर होगा तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा उसका। बता चुके कि रेजिस्टेंस कौन कौन चीज पर डिपेंड करता है, वो सब पहले हम बता चुके हैं कि रेजिस्टेंस बड़ा होता है रो एल बाई ए, बता चुके हैं, सारा चीज पहले बता चुके हैं। अभी हम लोग फोकस सिर्फ यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। तो इन्होंने जूल साहब जब एक्सपेरिमेंट किए, अभी हम इस चीज की बात कर रहे हैं जूल साहब के एक्सपेरिमेंट का, तो इन्होंने देखा कि जब हम सोर्स लगाते हैं तो अगर देखते हैं कि करंट का वैल्यू बढ़ता है, करंट का वैल्यू बढ़ाते हैं तो हीट का वैल्यू कहाँ जाता है, बढ़ जाता है। तो इन्होंने देखा कि करंट जो होता है स्क्वायर के टर्म में बढ़ता है। ठीक है, फिर देखे क्या किए कि जब देखे ये कब, जब समय और टाइम और रजिस्टर में कोई चेंजिंग नहीं किए। फिर देखे कि करंट अगर सेम रखते हैं, ये कब हो रहा है, जब रेजिस्टेंस और टाइम में कोई चेंजिंग नहीं हो। लेकिन फिर दूसरा बात किए कि देखे कि भाई करंट हम अगर सेम रखते हैं तो देखते हैं कि आर यानी जितना ज्यादा अलग अलग रेजिस्टेंस का यूज कर करके अलग अलग प्रतिरोध का यूज करते हैं तो देखते थे कि जब रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होता है तो हीट का वैल्यू ज्यादा होता है ना। तो H इक्वल टू R कब जब करंट क्या हो और टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो। लेकिन और फिर देखे कि करंट अगर देख रहे हैं कि करंट उतना ही है और रजिस्टर वही है, लेकिन जैसे जैसे अगर समय बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे देख रहे हैं कि हीट प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो इन्होंने कंक्लूड किया, फाइनली कंक्लूड किया कि H जो होता है वो होता है I स्क्वायर RT होता है ना, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से पता चलता है। ठीक है, ये कंडक्टर के लिए। करंट फ्लो सिर्फ कंडक्टर में ही नहीं करता है, सॉल्यूशन में भी करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी करता है। अब ये बात है सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल जाता है तो बनता है
सॉल्यूशन। जैसे पानी है, ज्यादा मात्रा में पानी है, ठीक है, और थोड़ा मात्रा में नमक है, तो नमक क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और पानी क्या होगा, सॉल्वेंट हो गया। दोनों को मिक्स करके तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, घोल बन गया। तो यहां पर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट जो होता है उसे दो प्रकार का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वैसे पदार्थ को कहते हैं जब हम पानी में डालें तो क्या हो जाए, आयन में टूट जाए। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, NaCl ये होता है, अगर सॉलिड है, क्या है ये, सॉलिड है, तो ये बैड कंडक्टर है। क्या है ये, बैड कंडक्टर है। ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि NaCl क्या है, बैड कंडक्टर है कि गुड कंडक्टर है, तो बैड कंडक्टर है। कब, जब ये सॉलिड में है तब। ये एक्चुअली NaCl है क्या, ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है, ठीक है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट ये भी जान जाइए, जो ज्यादा मात्रा में होता है वह क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो सॉल्यूट होता है। मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा चीज हो, नमक हो, बहुत ज्यादा मात्रा में 5 kg नमक हो, और उसमें मान लेते हैं कि 10 बूंद पानी डाल देते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो नमक है वो सॉल्वेंट है और पानी क्या है, सॉल्यूट है। लेकिन जब पानी ज्यादा मात्रा में है और नमक थोड़ा सा मात्रा में, 1 चम्मच 2 चम्मच नमक मिलाते हैं, तो नमक सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। तो जनरली लोग सोचता है कि सॉल्यूट जो होता है वो ठोस होता है और सॉल्वेंट होता है सो लिक्विड होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझो कि नहीं। तो हम लोग यहां पर आते हैं, NaCl अगर सॉलिड है तो वो बैड कंडक्टर होता है, यानी इसमें करंट पास नहीं करेगा। लेकिन जब हम पानी की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो वाटर जो होता है, वाटर में भी, वाटर अगर प्योर वाटर है, क्या प्योर वाटर हो, प्योर वाटर हो, तो प्योर वाटर क्या होता है, बैड कंडक्टर। ये भी जान जाइए, प्योर क्या होता है, वाटर बैड कंडक्टर होता है। लेकिन NaCl अगर नमक क्या हो, सॉल्यूशन हो, क्या हो, सॉल्यूशन में हो, जैसे इसमें वाटर में अगर हम NaCl मिला देंगे तो Na और Cl का हो जाएगा, टूट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे शुगर, चीनी, चीनी ये क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब सवाल होता है कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे या पढ़िएगा, केमिस्ट्री वाले बताएंगे, ऐसे मैं भी बताता हूं क्योंकि फिजिक्स में भी पढ़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसको लिक्विड में, वाटर या कोई अदर चीज में क्या करते हैं, अगर हम डालते हैं तो आयन में क्या कर जाता हो, टूट जाता हो। आयन समझते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाता हो। जैसे नमक, एग्जाम्पल नमक है, अगर पानी में डाले तो क्या हुआ, सोडियम और क्लोराइड में क्या कर जाता है, ये टूट जाता है, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर शुगर है, जैसे चीनी है, तो चीनी को अगर हम डाल देते हैं पानी में तो वो आयन में नहीं टूटता है। तो वैसे सब्सटेंस जिसको सॉल्यूशन बनाने पर अगर वो आयन में डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, तो वैसे को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और अगर टूटता नहीं हो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट क्लियर समझ गए। हम आ रहे हैं वाटर पर। तो वाटर जो अगर क्या हो, अगर वाटर प्योर है तो बैड कंडक्टर है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें
आप क्या कर दीजिए, दो इलेक्ट्रोड रख दीजिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और इसको क्या कर दीजिए, बैटरी से जोड़ दीजिए। ठीक है, बैटरी से जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, अब इसमें नमक जो है अगर इसमें दे दिए हैं तो आयन में टूट गया है, तो अब ये क्या हुआ, ये प्योर वाटर रहा नहीं रहा। जनरली जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें मिनरल्स होता है, तो मिनरल्स होता है, जिसमें जितना ज्यादा मिनरल्स होगा उसमें समझिए वो कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। अगर देखिएगा पानी गर्म कर रहे हैं और पानी गर्म करने के क्रम में अगर पानी स्लोली हीट हो रहा हो तो क्या कीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, मिला दीजिए, देखिए कि बहुत जल्दी उसमें क्या होने लगा, भाप निकलने लगा, यानी पानी उबलने लगा। ये बहुत ज्यादा उसमें क्यों हुआ, क्योंकि उसमें आयन में टूट गया सोडियम क्लोराइड, उसमें कोलिजन क्या हो गया, बढ़ गया, तो हीट डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने लगेगा, है ना। तो ये चीज हुआ, ये हुआ सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में, ठीक है, एक कंडक्टर के लिए भी ले सकते हैं, सॉल्यूशन के लिए भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर कंडक्टर के लिए ले रहे हैं। अगर ये कंडक्टर है और मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में इसमें जो चार्ज पास करता है कितना, डेल्टा क्यू, चार्ज कितना पास किया, डेल्टा क्यू। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाइड किए हैं, मान लेते हैं कि भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किए हैं, तो V बराबर क्या होता है, पढ़े हैं, V बराबर पढ़े हैं कि W बाई डेल्टा क्यू, चार्ज को पढ़े ना, V W बाई क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है, W बाई क्यू होता है। तो dW बराबर क्या होगा, V इंटू डेल्टा क्यू होगा। और चूंकि जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना होगा बताइए, I इंटू डेल्टा टी होगा। ठीक है, तो डेल्टा टी W बराबर कितना हो जाएगा बताइए, भी रहने दीजिए और क्या लिखिएगा, I डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर वर्क की, अगर टोटल वर्क की बात करेंगे, तो कितना हो जाएगा, W बराबर क्या होगा, वी आई टी हो गया। और ये वर्क जो होता है यही क्या होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। ये जो वर्क आप देख रहे हैं W बराबर वी आई टी, एक्चुअली यही वर्क, वही जो वर्क होता है, ये वर्क एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा, और बर्डन की वैल्यू क्या हुआ, वी आई टी हुआ। अब इसको क्या कर सकते हैं, यही वर्क जो होता है हीट में डेवलप कर जाता है, यानी अगर वर्क जो है टोटली हीट में कन्वर्ट कर रहा है, तो उस स्थिति में हीट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हीट बराबर हो जाएगा वी आई, क्या हुआ, वी आई टी। और चूंकि जानते हैं कि वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है, सो ये चीज का क्या लिखिएगा, v का वैल्यू पुट करिए तो क्या होगा, आई आर इंटू आई इंटू टी, एच बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक तो जूल साहब एक्सपेरिमेंट से भी निकाले हैं और ये थियोरेटिकल भी निकलता है, समझे कि नहीं। ये हीट एनर्जी हो गया या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, समझे कि नहीं। अब देखिए, अब यहां पर एक आता है पावर, क्या आता है, पावर। कौन पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड पावर, और इलेक्ट्रिकल पावर। तो आप पावर को अगर P से डिनोट करते हैं तो P बराबर क्या होगा, W बाई टी। W क्या है, वर्क है, W क्या है, वर्क है, चाहे वर्क डन है, और T क्या है, टाइम है। तो अभी बताए हैं
यहाँ पर ये वर्क अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा तो पावर इलेक्ट्रिकल पावर होगा। तो वर्क कितना होगा, वर्क अभी मैं बताया कि वर्क एच के बराबर होता है। तो चूंकि यहाँ पर वर्क क्या है, हीट के डब्ल्यू के बराबर ले रहे हैं, तो डब्ल्यू का जगह क्या ले सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी बाई टी, तो टी से टी कैंसिल, तो पावर बराबर क्या आ गया, आई स्क्वायर आर आ गया। पावर का वैल्यू आई स्क्वायर आर। और इसको और भी लिख सकते हैं, फार्मूला भी याद रखिए। दूसरा फार्मूला ये भी याद रखिएगा कि आई है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आई आर भी तो लिख सकते हैं। तो पावर बराबर क्या लिख सकते हैं, आई इंटू भी, या पी बराबर लिख सकते हैं वी आई। एक फार्मूला आप ये भी याद रख सकते हैं, पावर बराबर करिए, ठीक है। क्योंकि जानते हैं कि वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, तो आई बराबर क्या होगा, वी बटा आर होगा। सो पी बराबर क्या लिखिएगा, पावर बराबर आ गया वी स्क्वायर बाई क्या, वी स्क्वायर बाई आर। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला आपका आया पी बराबर क्या, आई स्क्वायर आर आया। एक फार्मूला क्या आया जी, पी बराबर आई इंटू भी, चाहे वी आई, ठीक है। ये सब क्या है, अब जो याद रखना हो याद रखिए, तीनों याद रखना हो तीनों याद रखिए, आपकी मर्जी। पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, प्रोडक्ट है, ये भी कह सकते हैं। एक्चुअली बेसिक यही है। बेसिक क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है। बट आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। अब आती है कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। अब देखिए यहां पर एनर्जी की बात करिए, कौन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, इधर बात करिए पावर का, ठीक है। यहां जो फार्मूला आया क्या, जो वर्क होता है वही हीट एनर्जी डेवलप कर जाता है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। यहां पर पावर की बात कर देंगे तो क्या आया जी, बोलिए, वी आई, क्या आया, वी आई। ये देखिए यह भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, यह क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और यह भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ये सिमिलरिटी हुआ, समझे, सिमिलरिटी माने समानता, दोनों में ये चीज है, ठीक है। लेकिन फार्मूला दोनों का क्या है, अलग है, डिफरेंशियल दोनों का अलग है। अब यूनिट की बात करिए, तो यूनिट जानते हैं कि यूनिट अगर बात करते हैं तो बहुत तरह से बात करते हैं इसको। जैसे एक यूनिट होता है क्या, जूल, क्या होता है, जूल, और इसका क्या होता है यूनिट, वाट। लेकिन इसका एक यूनिट और भी होता है, क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। कॉमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर होता है इसका वाट के वाटे रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर होता है, समझे। तो कॉमर्शियल यूनिट और बोर्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्शियल यूनिट को क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, बीओटी। बी होता है बोर्ड, ओशन ऑफ टी फॉर ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। किलोवाट आवर याद रखिएगा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। जूल अगर लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे जी, ठीक है, समझ बात को, ये चीज हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सीख गए हों, समझ गए होंगे। और डायमेंशन अगर पूछेगा तो क्या होगा, एक चीज आ जाइए,
फिजिक्स में, चाहे वो 11th का फिजिक्स हो या 12th का फिजिक्स हो या कोई क्लास का फिजिक्स हो, एनर्जी की बात होगा तो किसी भी प्रकार का एनर्जी क्यों नहीं हो, चाहे हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, किसी भी प्रकार का एनर्जी हो, सभी का यूनिट क्या होता है, सेम होता है, क्या, जूल। ये तो रहेगा ही। और सभी का डायमेंशन भी सेम होता है, किसके बराबर, वर्क के बराबर। वर्क का डायमेंशन क्या जानते हैं, mL2T-2। तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पूछेगा डायमेंशन तो क्या बोलिएगा, mL2T- बोलिए 2। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पूछेगा तो यही होगा, समझे। और इसका डायमेंशन पूछेगा तो इलेक्ट्रिकल पावर के तो mL2T-3, समझे। तो गड़बड़ाना इस सब चीज में नहीं है आपको, ठीक है। तो ये चीज हुआ आपको। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि आपको इसमें आपको जो वैल्यू आता है, ठीक है, जो वैल्यू आपको आ रहा है, ये यहाँ पर जो अभी फार्मूला पढ़े हैं, W बराबर H बराबर क्या पढ़े, I²RT। ये जो वैल्यू आएगा से जूल में आएगा, क्या चीज में आएगा, जूल में आएगा। लेकिन इसको आप कैलोरी में भी बदल सकते हैं, H बराबर का कीजिएगा I²RT बटा J से डिवाइड कर दीजिएगा, J का वैल्यू होता है 4.2, है ना। तो इसको आप कौन सी में जाएगा, ये कैलोरी में आ जाएगा, ठीक है। अब J का वैल्यू कितना होता है बताइए, J का वैल्यू होता है 4.2 जूल पर कैलोरी होता है। तो ये सब चीज याद रखना पड़ेगा आपको। अगर घर में बहुत सारा बल्ब है, बहुत सारा पंखा है, और एक दिन में इतना घंटा चलता हो, ठीक है, तो एक महीने में कितना बिजली बिल आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके लिए यूनिट होता है किलोवाट आवर, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो किलोवाट आवर कैसे निकालते हैं, किलोवाट आवर कैसे निकालिएगा, नंबर ऑफ किलो आवर, क्या चीज, नंबर ऑफ किलोवाट आवर, यानी कि ये यूनिट बताएगा, ये क्या बताएगा, यूनिट। ये नंबर निकाल रहे हैं, क्या चीज समझ रहे हैं, कितना घर में यूनिट आया, तो नंबर ऑफ किलोवाट आवर कैसे निकालिएगा, आप जितना वाट का है सामान, ठीक है, मान लेते पंखा 60 वाट का या 100 वाट का है, बल्ब इतना वाट का है, वो इतना वाट का है, सब चीज वाट है, जोड़ दीजिए और देखिए कि कितना घंटा जला, वाट गुने क्या कर दीजिए, आवर गुना कर दीजिए, ठीक है। एक दिन का हो गया। अब मान लेते हैं कि 30 दिन जला, तो 30 दिन से गुना कर दीजिए। एक दिन में मान लिया 8 घंटा चलता है, तो 30 से भी गुना करिए, उतना आवर हो जाएगा। यानी जितना आवर हो, जितना वाट हो, दोनों को क्या कर दीजिए, गुना हो। तो अभी तो वाट आवर आया, अब इसमें 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा कौन चीज, किलोवाट आवर। ये आपका यूनिट बताएगा, घर का यूनिट बताएगा बिजली बिल का, है ना। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही रहा आपका इंपॉर्टेंट। जितना इस पर न्यूमेरिकल अगर बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जितना मात्रा में अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिएगा थ्योरी का, न्यूमेरिकल का, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझे ना। सिर्फ 2-4 लाइन पढ़ लेने से, 1-2 पन्ना पढ़ लेने से ये पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर पूरा क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव को बनाना पड़ेगा, है ना। तो आई होप आप वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।